2024 के आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के लिए किस तरह से राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, ये तो आप रोज रात के 9 बजे टीवी चैनल्स पर देख ही सकते हैं। वहां पर किस प्रकार से बहस होती है, लोगों को बढ़ाया जाता है, एक किसी भी धर्म के लोग को उठा लाते हैं, एक दूसरे धर्म के लोग को उठा लाते हैं और उनको आपस में बढ़ा देते हैं, जैसे दो मुर्गे लड़ाए जाते हैं। इस तरह से टीवियों पर ड्रामा होता है पॉलिटिकल डिबेट के अंदर। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, एक तरफ तो बीजेपी को आप देख सकते हैं, बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की दावेदारी पेशकश कर रही है लोकसभा 2024 के इलेक्शंस में। वहीं अगर हम विपक्ष को देखें तो विपक्ष पार्टियां एकजुट होकर के महागठबंधन बनाने की तैयारी में हैं। दरअसल इसका ऐलान भी हो चुका है, आने वाली 23 तारीख को पटना के अंदर सारे विपक्षी दलों की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई है। लोगों के मानना है कि उन्होंने ये खबर भी आ रही है कि विपक्ष के 18 दल की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो एकजुट होकर के ये फैसला लेंगी कि आखिर विपक्ष में लीडर कौन होगा जो प्रधानमंत्री का चुनाव फेस बनेगा। इसी चुनाव के लिए हम इस वीडियो के अंदर एक न्यूट्रल वे में एक निष्पक्ष रूप से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में विपक्ष के पास में कौन पीएम का फेस होगा, और वहीं में मिशन 450 क्या है नीतीश बाबू का, और क्या बीजेपी 2024 में सत्ता में वापस से लौट पाएगी या नहीं, इसके क्या मायने हैं, क्या कांग्रेस 2024 में सरकार बनाने में सफल रहेगी या नहीं। इस पूरी वीडियो के अंदर हम इन्हीं टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दरअसल मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक दावा देकर के रिसेंटली पूरी राजनीति के अंदर खलबली उठा दी है। दरअसल जो बीजेपी के खेमे में उन्होंने जो तूफान खड़ा किया है, उसके पीछे एक बयान है। उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि 24 से तो होना तो निश्चित है, 2024 में तो लोकसभा के इलेक्शन होने ही हैं, लेकिन 2023 में ही लोकसभा के इलेक्शन करवा सकती है। इसके पीछे क्या है मायने। अब अगर हम सौरव कुमार जो न्यूज़ 24 पे एक एंकर हैं उनकी माने तो वो उनका कहना है कि नीतीश कुमार का ये बयान, जो बिहार के काफ़ी बड़े नेता हैं और देश के काफ़ी सम्मानित नेताओं में उनके लिस्ट में नाम भी आता है, उनका ये बयान कहीं न कहीं तक सही भी हो सकता है। दरअसल उनका शुरुआत से ही अंत तक ये आज तक बयान है कि वो अब प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि जब से उनका बीजेपी के साथ में अलायंस गठबंधन टूटा है बिहार के अंदर, उन्होंने आरजेडी के साथ में सरकार बनाई है, जब से वो ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा एक कोशिश है, एक प्रयास है कि सारे अपोजिशन विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होकर के इस बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। इन्होंने जो अलोकतांत्रिक जो संविधान के खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं और धार्मिक उन्मादों को भड़काने की कोशिश की है, वो इसके खिलाफ हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से विपक्षी पार्टियों के अंदर सहमति बने और उनके प्लान मिशन 450 पर सारे काम करें। दरअसल जो कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये पी चिदम्बरम, उन्होंने अभी दावा किया था कि पूरे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो 450 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एकजुट होकर के तैयार हो गई हैं, जिसमें से कांग्रेस को कुछ सीटें मिलेंगी। ये तो आने वाली 23 जून को ये डिसाइड होगा पटना के अंदर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन मिशन 450 का यही है कि 450 पे मिलकर के सारी विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और एक दूसरे को 450 सीटों पर सहयोग करेंगी अपने अपने रीजनल इलाकों में। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां मेनली हैं, सपा और बसपा। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पे ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस, और हम केसीआर तेलंगाना के अंदर के चंद्रशेखर राव, और के स्टालिन की तमिलनाडु के अंदर, और कई ऐसी रीजनल पार्टियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं और उनका एक अहम वोटर्स उनके हृदय से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर एक और एंकर पत्रकार की माने जिनका नाम है राजीव रंजन, उनके अकॉर्डिंग क्या मायने हैं कि 2023 में बीजेपी चुनाव कर पा सकती है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे ये चर्चा क्यों राजनीतिक पार्टियों के अंदर हालांकि तेज हो चुकी है, इसके पीछे कई मायने हैं। उन्होंने कहा है जो पर्सनल होते हैं, जो लोग चुनाव कंडक्ट करवाते हैं लोकसभा की सीटों के अंदर, जो भी कंस्टिट्यूएंसी सीट्स होती हैं उनके अंदर चुनाव कराते हैं, उनको वोटों से पहले, चुनाव कंडक्ट होने से पहले जो इलेक्शन कमीशन है उनको ट्रेनिंग देता है, और जो निर्धारित समय पर ट्रेनिंग दी जाती थी वो अब पहले ही इलेक्शन कमीशन ने राज्यों से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है, उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। तो इसका विपक्षी पार्टियों
पार्टियों को ये लग रहा है कि यानी ऐसा हो सकता है कि 2023 में जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है इलेक्शन करवा सकती है 2024 से पहले ही। और एक और उनकी मायने में ये माना जा सकता है, जिस तरह से 2024 से पहले ही 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अंदर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर मेनली इंटरेस्टेड यहाँ पे ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। यानी कि जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हार हुई है, उनको लगता है कि अगर इन स्टेट्स में भी अपनी बात को बढ़ाना है और अपनी विश्वसनीयता को और प्रधानमंत्री की जो आवाज़ है और उनकी एक पहचान है और उनकी लोगों के अंदर वैल्यू है उसको बनाए रखना है, तो आपको इनके साथ में ही लोकसभा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। क्योंकि जब 2023 में कर्नाटक जैसा अगर बीजेपी का हाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होता है, तो ये क्लियर मैसेज होगा जनता के लिए कि 2024 में मोदी सरकार नहीं बनने वाली है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। 2003 में ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर चुकी है। 2003 में केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लाल कृष्ण आडवाणी। और उन्होंने क्या किया था कि 2003 में ही केंद्र में सरकार बनते ही 2003 में और इनकी सरकार बनते ही एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जल्दी से करवा दिए थे, लेकिन जिसका खामियाजा बीजेपी को इससे नुकसान हुआ था। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कहीं बीजेपी तो नहीं दोबारा से करने की ट्राई कर रही है कि जिस प्रकार से लोकप्रियता घटी है प्रधानमंत्री जी की कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद में। 2019 में भी यहाँ पर बीजेपी आपको पता है क्लियर चुनाव हार गई थी, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, विधायकों को खरीदा गया था, एक तरह से कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को गिराया गया था। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप इसको देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है। किस तरह से एक रात के अंदर पूरी सरकार को गिरा दिया गया था। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सत्ता में लौट के आई थी, उन्हीं को ये पूरे राज्य निकल गए थे, लेकिन फिर भी वो विधानसभा में की लोकसभा की सीट में उनका एक अच्छा प्रदर्शन रहा था, जिसकी वजह से वो केंद्र में सरकार बना पाई थी। एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसकी मुखिया बीजेपी है, अगर उसकी बात करें तो इस पूरी अलायंस को 2019 में केवल वोट तो 37% ही मिली थी। वोट 37% और 303 सीट पे 303 सीट जीत के आई थी फिर भी। लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनको 67% भारतीय जनता ने वोट दिए थे। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक दूसरे में बटी हुई थी, बीजेपी एकजुट होकर के लड़ रही थी। इसी के प्रयास में नीतीश बाबू लगातार लगे हुए हैं। वो कभी दिल्ली जाते हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, कभी उत्तर प्रदेश आते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं। उनके लगातार प्रयास चल रहे हैं कि किसी प्रकार से विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये क्लियर नहीं है अभी तक। अगर हम माने तो अप्रैल से 2024 अप्रैल से पहले ही लोकसभा के इलेक्शंस होने हैं, लेकिन अब मान के चलें तो लोकसभा इलेक्शंस होने में 365 से कम दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक अपोजिशन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री का फेस नहीं ढूंढ पाई हैं। अगर ऐसे ही हालात बने रहे, एक दूसरे में ये लड़ते झगड़ते रहे, अगर आप ऐसी सिचुएशन देखें तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बनाती हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी बीएसपी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताते हैं, और बिहार के अंदर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल है वो ओबीसी की एआईएमएम को बीजेपी की बी टीम बनाते हैं। इनमें आपसी में ही फूट टकरार बनी हुई है, जिसका फायदा होगा A+B होकर के 2AB चला जाएगा बीजेपी को, उनको इससे फायदा होने वाला है। जब तक ये एकजुट नहीं होंगे तो इस बीजेपी की पार्टी को सत्ता से बाहर निकाल ही नहीं सकती। प्रशांत किशोर जो बिहार के अंदर काफ़ी जाने माने लीडर हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर बीजेपी सत्ता में है तो वो बताते हैं बीजेपी के पास में 3 रीजन्स हैं। 3 रीजन्स में सबसे बड़ा रीजन है वो है हिंदुत्व, दूसरा रीजन है वो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, और तीसरा रीजन है जो लाभार्थी, यानी ऐसी योजनाएं जो गरीबों को फायदा पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा ये बीजेपी की त्रिस्तरीय किले की संरचना है। अगर अपोजिशन जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको भेद करना है तो इसमें से 2 को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, यानी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, राष्ट्रवाद और लाभार्थी, इन दोनों को इन 3 में से 2 को विपक्ष को अपनी तरफ खींचना होगा अगर उनको सत्ता में पहुंचना है तो जरूरी है। अगर ये बीजेपी का किला जिस तरह से बना हुआ है, इन तीनों के अराउंड में ही उनकी सत्ता है, जिसी की वजह से वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। हिंदुत्व का नेतृत्व करने के लिए उनके पास में आरएसएस जैसी
पावरफुल बीइंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आज तक न कांग्रेस बना पाई है, न विपक्षी पार्टियां आज तक उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जब से देश आज़ाद नहीं हुआ था जब से ये आरएसएस जैसी पार्टियां काम करने लग रही हैं। वहीं पे इन्होंने 1947 में आरएसएस पे बैन तो लगा दिया गया था अगर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती, लेकिन ये बैन नहीं लगाया गया था कि इसके मेंबर्स भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दरअसल इन्होंने इसी का फ़ायदा उठा करके बीजेपी टीम बनाई है। ये अपोजिशन पार्टियां इन पे आरोप लगाती आई हैं। इसी का हिंदुत्व का फ़ायदा उठा करके उन्होंने एक तरह से जो उत्तर प्रदेश के अगर मायनों को देखें, जो नॉन यादव वोटर्स हैं और नॉन जाटव वोटर्स हैं, उनको अपने खेमे में खींचा है। यानी इन यादवन की और जाटव की ये अलग अलग पार्टियां हैं और उनका जो सपोर्ट मिलता था उनको अपनी रीच बनाने में बीजेपी ने भरपूर कोशिश की है। इसलिए तो प्रधानमंत्री खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाती हैं। अगर किसी भी योजना को लॉन्च करना होता है तो वो खुद जाते हैं। उनको पता है किस तरह से वोटर्स के माइंड पर एक इम्पैक्ट छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से एक रूरल जो गाँव का वोटर आता है उससे कनेक्ट किया जाता है। जब प्रधानमंत्री देखते हैं बड़ी बड़ी सेंट्रल योजनाएं जो भी लॉन्च होती है केंद्र से, उनमें केंद्र में हर छोटी से बड़ी योजना के अंदर प्रधानमंत्री का फोटो बढ़ चढ़ करके लगाया जाता है। ये मीडिया की एडवर्टाइजमेंट होती है। विपक्ष की बहुत दिनों से कमी ये है, विपक्ष आज तक ये 2014 से यूं ही रो रहा है कि गोदी मीडिया यानी मीडिया बिका हुआ है। ये बात भी क्लियर कहीं तक हो जाती है। जो फ्रांस के अंदर प्रेस विदाउट बॉर्डर जो रिपोर्ट निकालती है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इंडिया की रैंक मीडिया के अंदर में 180 में से 161वें देश पर है। आप ये जान करके चौंक जाएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका की जो मीडिया है वो भारत से अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन विपक्ष ने आज तक भी मोदी एंटी बीजेपी मीडिया आज तक ऐसी मीडिया चैनल्स को बहुत बना भी नहीं पाए हैं। अगर ये सोच सकें, अगर विपक्ष ये भी कह सकता है कि उनके पास में पैसा नहीं है इतने बड़े पत्रकार और एंकर्स को खरीदने के लिए, लेकिन उनके पास में डिजिटल मीडिया तो है। डिजिटल मीडिया के अंदर वो ऐसी साइबर सेल्स, ऐसी आईटी सेल नहीं बना पाए हैं जितनी पावरफुल बीजेपी की आईटी सेल हैं। और वो किसी भी प्रोपेगेंडा को, राहुल गांधी का लेक्चर हो चाहे अरविंद केजरीवाल का, एक कहीं की क्लिप काट करके ऐसी वायरल कर देते हैं। और इसी के साथ टाइम्स नाउ अब भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं। अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है। बिपल जॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की क्या देखिए क्या होगा ये इसलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। जिससे हम सब एक इन रील्स का जो लोगों के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है उसको कभी भी साफ ही नहीं किया जाता है, चाहे सर्फ एक्सेल लगा लो चाहे रेल लगा लो। इसलिए विपक्षी पार्टियों को ये तय करना होगा कि उनका पीएम का फेस कौन होगा जल्द से जल्द ही, और इसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर यूनिटी बना करके लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन 2024 में बीजेपी को हराना नामुमकिन है। अगर हम बीजेपी को बात करें 2024 में सत्ता में लौट पाएगी या नहीं, तो बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। एक तो अगर अपोजिशन इकट्ठा हो जाता है तो उनकी जीत के कोई भी ना अनुसार उनकी उम्मीद ही नहीं बचती है। अगर सारी विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी तो वो कहाँ से जीत पाएंगे। तो अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी उनके पास में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बेरोजगारी, महंगाई, पहलवान, किसान और नौजवान इतने परेशान इस शासन के अंदर रहे हैं, वो एंटी कैम्बेसी बीजेपी पे हिट करेंगे। बीजेपी पार्टी के अंदर भी भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस तरह से 40% का कमीशन का भ्रष्टाचार होने लग रहा था कर्नाटक के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ से उनकी सरकार गिर गई, ऐसे ही आरोप इनके अंदर लगते रहते हैं बीजेपी के अंदर। अब आगे देखना ये होगा कि क्या विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ पाएगा या नहीं, या फिर 2024 में बीजेपी ही रिटर्न करेगी। लेकिन मैं आपको 23 जून को जो समिट होगी, जो विपक्षी पार्टियां मिलकर के डिसाइड करेंगी, मैं उसके लिए आपको वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं।